हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2017 में जो बीपीएससी ने 60 से 62वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ली थी, उसका कंप्लीट सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। टोटल इसमें 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांति का नेतृत्व ये 80 वर्षीय जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने किया था। ये जगदीशपुर से थे। इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभाला और आरा पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे गंभीर रूप से घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध जारी रखा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो देखिए, तो बिरसा मुंडा जो थे वो उलगुलान विद्रोह के महान नायक थे। ये चक्रधरपुर के जमकोई जंगल में सोते हुए 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार हो गए थे। कुछ स्थानीय लोगों ने 500 रुपये के इनाम के लालच में अंग्रेजों को उनकी सूचना दी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची जेल में रखा गया, जहां 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को हैजा के कारण मृत्यु हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये पकड़े कहाँ गए थे? तो जमकोपाई जंगल में पकड़े गए थे। ये चक्रधरपुर वहाँ का एक प्रमंडल है, वहाँ पे चक्रधर। कभी कभी एग्जाम में ये सब भी पूछ देता है, इसलिए इन सबको भी याद रखना है। जमकोपाई जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने ये लिखा था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था द इंडियन मुसलमान्स, जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने पहले मुसलमानों को मुख्य षड्यंत्रकारी माना था, लेकिन बाद में हंटर की सलाह पर ब्रिटिश नीति बदली और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसका शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बने। तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1900 में तत्कालीन भारत सचिव को पत्र लिखते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हुए यह बात कही थी। कर्जन का मानना था कि कांग्रेस अब कमज़ोर हो चुकी है और वह इसके पतन को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसी कड़ी में उसने कांग्रेस और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, एक फेमस कथन आता है लॉर्ड डफरिन का कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कहा था कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तिलक का कथन क्या था? तो तिलक का कथन था कि मेढक की तरह साल में एक बार टटराने से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्होंने गांधी जी को चंपारण के नीलहे किसानों पर अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताया था। ठीक है, और तब गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो वो थे मुरली भरावा गांव से थे। मुरली भरावा नामक गांव से थे। और गांधी जी के सहयोगी कौन थे चंपारण में? तो गांधी जी के सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी के साथ थे एक अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद JB कृपलानी। ठीक है,
ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक जैसे नेता भी शामिल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बिहार के प्रसिद्ध नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव भी कभी कभी पूछ देता है, तो महासचिव जो थे वो थे NG रंगा। ये कहाँ के थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ इसके साथ याद रख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना से हुंकार नामक एक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका भी शुरू की थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था उधम सिंह ने। तो ये पंजाब के क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी से प्रभावित। इन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में, कभी कभी ये भी पूछ देता है किस हॉल का नाम क्या था? तो कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ओडायर 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसका ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था डेविड लॉयड जॉर्ज। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, पूरा नाम डेविड लॉयड जॉर्ज था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे, जो लिबरल पार्टी से थे और उनका कार्यकाल जो था 1916 से 1922 तक था। इस अधिनियम के समय एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। तो वर्ष 1920 से 21 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे अशोक आंदोलन के आह्वान पर बिहार के छात्र जयप्रकाश नारायण ने अपने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि उनकी स्नातक परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक थे। 1930 के दशक के आर्थिक संकट के दौरान वे मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों की तरफ तेजी से आकर्षित हुए थे। उन्होंने 1933 में कई लेख लिखे जो बाद में वाइटर इंडिया यानी भारत किधर, विदर इंडिया यानी कि भारत किधर नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन का अंत नहीं बल्कि देशी रियासतों, जमींदारी प्रथा और पूंजीवादी शोषण का पूर्ण खात्मा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो वो थे शीलभद्र याजी। तो बिहार के बख्तियारपुर के रहने वाले थे शीलभद्र याजी। ये सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। जब नेताजी ने मई 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो शीलभद्र याजी उसमें सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे फॉरवर्ड ब्लॉक के सह-संस्थापक और बाद में महासचिव भी रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी ये इसके साथ याद रखना है। तो ये हुई थी 3 मई 1939 को मकरन उन्नाव यूपी में, उन्नाव यूपी आधिकारिक तौर पर कोलकाता में की गई थी। त्रिपुरी संकट के बाद नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ये भारतीय क्रांति की माता या जननी इनको कहा जाता है। ये पारसी मूल की थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल तैयार किया था। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के एक इलाका है स्टुटगार्ट,
स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक अंग्रेजी में किया जाता था। यह पत्रिका पूरी तरीके से अहिंसक विचारों, सत्याग्रह और गांधीवादी दर्शन से जुड़ी थी, न कि क्रांतिकारी हिंसक गतिविधि से। इसके विपरीत यदि आप देखें संध्या, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा बंगाल से प्रकाशित क्रांतिकारी अखबार थी संध्या। उसके बाद था युगांतर, तो ये बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा बंगाल से शुरू किया गया उग्र क्रांतिकारी पत्र था। उसके बाद है गदर, तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका थी। तो कन्फ्यूजन पॉइंट भी यहाँ पे एक आता है कि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है और न्यू इंडिया भी करके एक पुस्तक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। न्यू इंडिया ये है किसका? ये है एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट का एक और पुस्तक है कॉमन विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल से चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी यानी कि उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्होंने ही धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था और वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। कब कब? 1886 कोलकाता में चुने गए थे, फिर 1893 लाहौर में चुने गए, फिर 1906 में कोलकाता में दोबारा चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 1906 के अधिवेशन में ही उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किस असफलता के बाद हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था। इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता असंतुष्ट हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस के भीतर परिवर्तनवादी नेताओं ने विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की रणनीति बनाई। इसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, ब्रिटिश पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर कब्जा करने की प्रसिद्ध योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। उन्हें लोग प्यार से मास्टर धाबी कहते थे, ये ध्यान रखना है। इस योजना में उनके साथ कौन कौन थे? तो ये भी ध्यान रखना है। तो एक नाम है आनंद गुप्ता, दूसरा है कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेदार जैसे युवा क्रांतिकारी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो ये कब आया कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। तो दिए गए सभी विकल्प में वर्ष 1942 लिखा है। ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन का वर्ष है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इस मिशन को यानी कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा था। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, मिशन का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य था। देखिए, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, न कि कैबिनेट मिशन। तो इसमें जो आया था ये था क्रिप्स मिशन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत का त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो यूनियन है, इंडियन एसोसिएशन या इसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। तो इसके पहले ये बनी थी 1876 में, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई थी। ठीक है, बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि 1886 में इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक नामक संगठन की स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का ये क्वेश्चन है, ABC किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए 7:2:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुल लाभ जो है 18% होता है और A को 30%, B को 20% कर चुकाना है। तो A का शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए हमें इसमें C का कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो A अनुपात B हमें क्या दिया है? 7:2। ठीक है, तो साझेदारी के नियम के अनुसार यदि समय समान हो तो लाभ का बंटवारा निवेश के अनुपात में ही होता है। तो इसलिए A और B के लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात भी हो जाएगा 7:2। यहाँ पे कुल पूंजी 20 लाख और 18% के लाभ के वास्तविक मूल्य को निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रतिशत में हमारा क्या पूछा गया है? शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा गया है। तो A का लाभ कितना हो गया? मान लेते हैं इसमें 100 से हम गुणा कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। A का है 700 यूनिट और B का लाभ है 200 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कि A को 30% तथा B को 20% कर भी चुकाना है। तो कर चुकाने के बाद A के पास कितना बचेगा? तो 700 यूनिट का 30% दे देगा तो बचेगा इसके पास 70%। 20 से 20 कैंसिल, 749, 490। उसी तरह B के पास है 200 यूनिट का लाभ, बट इसमें से इसको 20% टैक्स दे देगा तो बचेगा कितना? 80%। तो गुना 80/100, 0, 18 दूनी 8 दूनी 16, 160 हो गया। ठीक है, अब देखिए A का शुद्ध लाभ B से कितना अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 490 में से 160 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 330 यूनिट। 330 यूनिट हो गया शुद्ध लाभ। प्रश्न में क्या बोला है कि B के शुद्ध लाभ की तुलना में प्रतिशत अधिकता कितनी है? B के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है A का शुद्ध लाभ? तो हम क्या करेंगे? 303 बटे में B का लाभ कितना है? 160 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल। तो जब हम इसे भाग देंगे तो ये आएगा 206.25%। तो हमारा ऑप्शन इसमें किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पूछ रहा है कि A का शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर अधिक वाला शब्द हटा देता तो हमारा आंसर जो है C आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सर्जिकल स्ट्राइक का कोड इतना दिया है तो मेट्रो ट्रेन का कोड क्या होगा? तो देखिए इसमें ये किया गया है, पहले हम क्या करते हैं सर्जिकल और स्ट्राइक का यहाँ पे मान लिख लेते हैं। S का होता है 19, U का 21, R 18, G7, I9, C3, A1, L12। ठीक है, स्ट्राइक का बाद में लिखेंगे, अभी इसी का लिख के देखते हैं। तो किया क्या है, यहाँ पे क्या है? 1 है तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10। 10 में 10 को जोड़ेंगे 1 + 0 तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह 2 + 1 करेंगे तो ये होगा 3। उसी तरह 1 + 8 करेंगे तो ये होगा 9। तो देखिए 1 3 9 दिया है यहाँ पे,
फिर 7 का 7, 9 का 9, 3 का 3, 1 का 1 और 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि जो डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में हमें बदल देना है, जोड़ के उनके आपस वाले संख्या को ही बदल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेट्रो ट्रेन का लिखते हैं। मेट्रो M3E5T20R18O15। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 0 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी 45,296। तो 45,296 यहाँ पे तो दिख रहा है, इसको मिला लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो आंसर हमारा क्या होगा, ई हो जाएगा। ट्रेन का क्या होगा, T20 होगा, T20R18A1I9N14। तो ये होगा 2, ये होगा 8 1 9 1 9 5, तो 29,195, 29,195 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजक इतने के प्रथम 4 मान जो हैं 7, 20, 45, 88 हैं, तो पाँचवा मान क्या होगा। देखिए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, 7, 20, 45, 88। पाँचवा मान लिखना है, इसका अंतर कितना है 13, इसका अंतर कितना है 25, इसका अंतर है 43, इसका अंतर देखिए 12, इसका अंतर है 18, तो इसका अंतर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 6 6 का अंतर दिख रहा है हमें, तो 24 का मतलब क्या होगा, 4 3 7, 4 2 6 हो जाएगा। फिर 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 14 1 15, यानी 155 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी A26H का अगला पद क्या होगा। तो देखिए A26 का मतलब क्या है, 1 26 H8, C3 24 F6, G7 20 B2। तो इसमें देखिए 1 से हो गया है 3, 2 का अंतर है, 3 से हो गया है 7 4, और 7 से इस बार क्या होगा, 2 4 6 होगा यहाँ पे, तो 7 6 हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, इसमें गया है -2, इसमें गया है -4, तो इसमें जाएगा -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो M 13 का क्या होता है, M होता है, बीच वाले को अंक में ही रखना है। इसका देखिए, इसमें भी ये -2, इसमें -4, तो इसमें -6 करेंगे, सॉरी, जब 6 में से 2 घटाएंगे तो हो रहा है -4। यहाँ पे 8 में से 6 घटाए हमने तो मिला है -2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 में से हम क्या घटाएंगे, -6 घटाएंगे, तो 26 2 28, 28 में से 6 घटाएंगे तो 22, 22 का मतलब यहाँ पे भी आना चाहिए, तो M14 भी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7,700 पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़ाकर के 132% होता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़ाकर के 22% होती है, तो उसको कितना बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। देखिए शुरुआती वेतन क्या है, शुरुआती वेतन में कुल वेतन बराबर क्या होगा हमारा, कुल वेतन बराबर होगा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, महंगाई भत्ता होगा। मूल वेतन दिया है 7,700 और महंगाई भत्ता कितना है, 125% है, किसका 125%, 7,700 का 125%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो 7700 गुणे 2.25 ऐसा लिख सकते हैं, अगर जीरो हम नहीं कटाते तो हमारा आंसर आएगा 17325। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे 20% का पहले टैक्स कटता था, तो टैक्स कटने के बाद, टैक्स कटौती के बाद इन हैंड वेतन हाथ में कितना आएगा, हाथ में तो आएगा 17,325 में 20% घटा देंगे तो 80% बचेगा और ये आएगा 13,860 रुपये। ठीक है, ये था शुरुआती। अब फिर बाद में क्या हुआ है, तो नया वेतन में कुल वेतन बराबर क्या होगा, 7,700 मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता कितना है 7,700 का बढ़ के कितना हो गया 132% हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,700 गुने 2.32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि टैक्स कटौती इसमें कितना हुआ, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 17,864। अब देखिए इसमें हम 22% का टैक्स काट दें तो हाथ में कितना आएगा, हाथ में आएगा 17,864 का
78/100, तो ये लगभग बराबर होगा 13,933.92। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। पहले था 13,860, अब हो गया है 13,933, तो घटा देते हैं 13,933.92 में से 13,860 घटा देंगे तो ये आएगा 73.92, यानी कि लगभग 74 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र का अवलोकन कर ज्ञात कीजिए कि कौन सा क्षेत्र स्वयं के घर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को निरूपित करता है जो स्नातक अवश्य है। तो क्या क्या पूछ रहा है इसमें, सरकारी कर्मचारी और स्नातक और स्वयं के घर में रहने वाला। ठीक है, तो चारों चीज़ें पूछ रहा है कि स्वयं के घर में भी रह रहा हो, सरकारी नौकरी वाला भी हो और स्नातक भी हो। ठीक है, स्नातकोत्तर नहीं पूछ रहा है। तो स्नातकोत्तर कौन है, ये है, यानी ये वाला गोल में जो भी आ रहा है हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाहर जो भी आएगा उसी को सिर्फ हम लेंगे। तो यहाँ पे जो ई दिख रहा है, ई वो बंदा है जो स्नातक है और जो जिसके पास सरकारी नौकरी है, बट उसके पास स्वयं का घर नहीं है। ठीक है, दूसरा आप देखिए डी को, तो डी वो आदमी है जिसके पास स्वयं का घर तो है, स्नातक भी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि चिन्ह प्लस गुणन को, गुणा योग को, विभाजन और भाग विभाजन को और इस भाग अंतर को, तो ग्रेटर देन बराबर को तथा बराबर अधिक है को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस विभाजन को। ठीक है, तो मैं सीधा इसका करके देखता हूँ। 11 जो गुणा है, गुणे का मतलब क्या है, योग है, तो 2, जो भागा है इसका मतलब है अंतर, तो 4, जो माइनस है इसका मतलब है विभाजन यानी 2, और जो प्लस है उसका मतलब है गुणा, तो 1। अब देखिए कितना हो जाएगा, 11 2 13, 13 में से 4 गया 9, सॉरी पहले हम भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 2, 11 + 2 - 2 × 1 हो जाएगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा 11, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तरीका हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले हम यूनिट डिजिट पे काउंट करेंगे, इकाई स्थान पे, कि कितनी बार 9 आएगा। तो हर 10 संख्याओं में से एक बार इकाई पर 9 आता है, जैसे कि 109, 119 ऐसा करके। तो कुल 900 संख्याएं हैं, तो 10, तो ये कितना हो गया 90 बार। ठीक है, दूसरा है दहाई के स्थान पर, टेंस डिजिट, दहाई के स्थान पर अगर हम देखें तो हर 100 संख्याओं में से 10 बार दहाई पर 9 आता है, जैसे कि 190, 199। ये 99 वाले में हम इसको काउंट कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 190 से लेकर के कितना तक आएगा, 199 तक। ठीक है, तो इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, 900, 900 बट्टे में ये कितना होगा 90, तो ये हो गया हमारा 900 बट्टे में, सॉरी इसको 10 से भाग देंगे तो ये हो गया 90 बार। अब आते हैं सैकड़ा स्थान पे। सैकड़ा वाले स्थान पे क्या होगा कि 900 से 999 तक की सभी संख्याओं में सैकड़े पर क्या होगा, 9 होगा, तो ये कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 90 + 90 + 100 280, आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्न पाई चार्ट में किसी उद्योग के विभिन्न खर्च दर्शाए गए हैं। कच्चे माल का कुल खर्च 30 लाख है। यदि मजदूरी का खर्च 5% बढ़ता है तो लाभ को नियत रखने के लिए अन्य खर्च में कितना कटौती करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 120 डिग्री जो है ये कच्चे माल का खर्च है, तो 120 डिग्री बराबर हमें कितना दिया है, 30 लाख दिया है प्रश्न में। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटे में 120, 0.4 यानी 1/4 लाख। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मजदूरी का खर्च कितना है, मजदूरी का जो खर्च है ये होगा 90 × 1/4, 90 डिग्री है तो ये हो गया 90/4। ठीक है, और दूसरा अन्य खर्च है कितना है, तो ये है 70 डिग्री,
तो अन्य खर्च में 70 गुने 1/4 यानी 70/4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि मजदूरी का खर्च अब 5% बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 5% से, तो लाभ को नियत रखने के लिए अन्य खर्च में कितना कटौती करना होगा। ठीक है, तो इसमें 5% बढ़ रहा है मजदूरी में, तो अन्य खर्च में हम क्या करेंगे, इस मजदूरी में जितना रुपए बढ़ा है उतना ही इसमें से हम घटाना पड़ेगा लाभ को नियत रखने के लिए। तो अन्य खर्च में हमें कितना कटौती करना होगा, तो ये आंसर जो होगा 90/4 का 5% यानी 5/100 बट्टा में अन्य खर्च इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना 45/7, तो ये हो गया 7 छक 42, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, तो लगभग 6.43%। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए तथा बी हैं। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में खाली होती है। ठीक है, ए और बी दोनों टंकियाँ क्या हैं, छेद को मान लेते हैं नल जैसा है, जो एक टंकी को खाली कर रही है, एक 30 मिनट में खाली कर रही है, दूसरा 20 मिनट में खाली कर रही है। इनका एलसीएम होगा 60, तो 30 दूनी 60, 20 3 60, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी और ये टोटल टाइम। तो यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल समय कितना लगेगा। तो 60 यूनिट भरा हुआ है। ठीक है, 10 मिनट तक दोनों छेद को खोल दिया, यानी 10 मिनट तक 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट खाली हो रहा है, तो 5 गुने 10, तो ये कितना हो गया 50 यूनिट। तो 60 में से 50 घटा देंगे तो कितना बच गया टंकी में पानी, 10 यूनिट बच गया है। अब इस भरी हुई टंकी को खाली करने में अब क्या किया गया है, खोलकर बी को बंद कर दिया गया है। बी को बंद करने का मतलब है कि सिर्फ ए चालू है, तो 10/2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 मिनट में खाली कर दिया और 10 मिनट पहले लिया है, तो 10 + 5 टोटल 15 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो देखिए विटामिन B1 जो है इसको बोलते हैं थायमिन, और इसका मुख्य स्रोत क्या है, अनाज के छिलके जैसे कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल, गेहूँ, मूंगफली और हरी सब्जी। संतरे में क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो इसलिए यह युग्म क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। बाकी देखिए विटामिन D जो है यह कॉर्ड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन E जो है गेहूँ अंकुरण तेल में मिलता है। विटामिन K जो है अल्फा एक प्रकार का पौधा है, वहाँ से ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ नाम भी याद रख लेना है कि B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, और D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, और E को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं, और K को क्या बोलते हैं, तो फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको। ठीक है, संतरा खट्टा होने के कारण इसका मुख्य रूप से विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, किस मोनोमर का पॉलीमर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेफ्लॉन का जो रासायनिक नाम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTEE। तो यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि F2CCF2 नामक मोनोमर यानी एकलक के उच्च दाब पर बहुलीकरण द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, DNA। वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। DNA में 4 बेस यानी 4 क्षार पाए जाते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पे जो थायमिन है इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, किसमें, RNA में, और DNA में ये चारों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, D2 विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह मुख्य रूप से पौधों, कवक और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से
प्राप्त होता है। D3 को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है इसकी कमी से मुख्य रूप से जनन क्षमता में ये तो विटामिन ई है, इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया यानी कि आँखों का सूखापन यानी कि रतौंधी जैसी बीमारी होती है। तो ये वाला तो क्या है? सही है। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई को बोलते हैं, इसकी कमी से मुख्य रूप से जनन क्षमता में कमी यानी कि बांझपन और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की, स्पेशली B1 की कमी से होती है, ना कि टोकोफेरॉल की कमी से। उसी तरीके से यहाँ पे अर्गो कैल्सीफेरॉल जिसको हमने अभी भी पढ़ा D2 बोलते हैं, इसके वजह से सूखा रोग होता है। साइनोकोबालामीन इसको बोलते हैं B12, इसके वजह से घातक रक्ताल्पता यानी कि परनिशियस एनीमिया होती है। तो ये ध्यान रखना है। B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के। तो बेकेलाइट दुनिया का पहला पूर्णतः संश्लेषित प्लास्टिक था। यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका मतलब क्या होता है थर्मोसेटिंग का? तो इसे एक बार गर्म करके आकार देने के बाद दोबारा गर्म करके पिघलाया या बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, पहले देखिए यहाँ पे जो दिया है क्विनिन, तो ये एक मलेरिया रोधी दवा है जो कि सिनकोना की छाल से मिलता है। और जो एस्पिरिन है यह एक दर्द निवारक और ज्वारनाशक निवारक दवा है। यहाँ पे सल्फा गुआर्डिनिन दिया है, तो यह एक प्रकार का सल्फा ड्रग है जो जीवाणु रोधी के रूप में काम करता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से पेचिश के इलाज में होता है। यहाँ पे दिया है क्लोरामफेनिकॉल, तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से टाइफाइड, आँख के संक्रमण और जीवाणु जनित रोगों के इलाज में होता है। तो चूँकि बी और सी दोनों ही प्रतिजैविक हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो जो एस्पार्टम दिया है ये क्या है? तो ये है कृत्रिम मधुरक। यह चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है और इसका उपयोग डाइट सोडा और शुगर फ्री खाद्य पदार्थों में किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन जो है ये एक प्रशीतक है। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ग का यौगिक है जिसका उपयोग फ्रिज और एसी में कूलिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है नियोप्रीन। तो संश्लेषित रबर इसका सही मिलान होगा। यह एक रासायनिक रूप से पॉलीक्लोरोप्रीन है जो अत्यधिक टिकाऊ और तेल प्रतिरोधी रबर होता है, सिंथेटिक रबर बोलते हैं इसको। बेनाड्रिल क्या है? तो ये प्रतिहिस्टामिन है। यह एलर्जी, सर्दी और खांसी के लक्षणों को रोकने वाली दवा है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन मूल रूप से एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं से बना होता है, यानी कि यह संरचनात्मक रूप से एक प्रोटीन है। इसका स्राव अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और इसी की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? तो ये है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में तो असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल को संतृप्त वसा जैसे कि वनस्पति घी में यानी कि डालडा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब पर गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, क्या होती है भाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि इसमें होता है ब्यूटेन और इसमें होता है प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है C4H10 और C3H8, ये दोनों ही होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन डैश ग्रीस को हटाता है, तो किसके द्वारा हटाता है भाई? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, पायसीकरण द्वारा हटाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे दूध का स्राव बाहर की ओर होता है। इसका निर्माण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है और स्राव पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये संबंधित है ओजोन छिद्र से। CFC गैसें जो समताप मंडल में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये त्वचा कैंसर से संबंधित है। तो सूर्य से आने वाली अत्यधिक UV किरणें त्वचा की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का कारण बन सकती हैं। उसके बाद आता है डेसिबल। तो डेसिबल क्या है? एक ध्वनि प्रदूषण का मापक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। अत्यधिक डेसिबल ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में ऊष्मा को लेकर रोक कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। तो ए का 4, बी का 3, डी का सी का 2, डी का 1, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पे भंडारित होता है? तो ऑप्शन ए, लीवर में यानी यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन याद रखना है, यकृत और वसीय ऊतकों में लंबे समय तक भंडारित रह सकते हैं। कौन कौन से फैट में घुलनशील है? वसा में घुलनशील जो है वो है ADEK, शॉर्ट में इसको आप याद रख सकते हैं डेका। और जल में घुलनशील कौन कौन है? तो बी और सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। तो विटामिन के का उपयोग प्रतिस्कंदक विषों जैसे वारेफेरिन या चूहा मारने वाली दवाई के एंटीडोट में प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्कंदक विष शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जिससे आंतरिक स्राव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। तो घरेलू नमक जो है NaCl, उसको आयोडीकृत करने के लिए उसमें मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडेट, आयोडाइड या आयोडेट यानी Ki पोटेशियम आयोडाइड और KiO3 को बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। इन दोनों को मिलाया जाता है। यह हवा और नमी के संपर्क में आने पर जल्दी खराब या वाष्पीकृत नहीं होता, जिससे नमक में आयोडीन की आवश्यक मात्रा बनी रहती है। आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा रोग होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन इसका कारण होता है, उसके कमी की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्ल वर्ष में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होता है 60 से 70% H2SO4 होता है, और इसके बाद नाइट्रिक अम्ल का स्थान आता है HNO3 का। तो सबसे अधिक पूछा है तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ऑप्शन होगा इसका आंसर हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन को ही आम बोलचाल में गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यह एक उप परमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसकी परिकल्पना 1964 में पीटर हिग्स और उनके साथी वैज्ञानिक ने की थी। यह कण अन्य सभी बुनियादी कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क को द्रव्यमान प्रदान करता है। वर्ष 2012 में सर्न की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोगशाला में इसकी खोज की पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो फास्फोरस दिया है P32 बोलते हैं इसको। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और पॉलीस्थेमिया यानी कि RBC की अत्यधिक वृद्धि वाला जो बीमारी है उसके इलाज और थेरेपी में सीधे रूप से किया जाता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60, इसको लिखते हैं CO60। यह एक उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें उत्सर्जित करने वाला समस्थानिक है, जिसका उपयोग ल्यूकेमिया सहित विभिन्न प्रकार के ट्यूमर और कैंसर के बाह्य विकिरण उपचार में किया जाता है। तो हमारा दोनों ही विकल्प क्या है? ल्यूकेमिया से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आयोडीन जो दिया है 131, तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर और उसकी सक्रियता की जांच और उपचार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम दिया है 24, तो शरीर में परिसंचरण के थक्के या रुकावट का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपब्लिकन पार्टी। तो वर्ष 2017 के समय डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, कि ये उम्मीदवार थे। मुख्य रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ये चुने गए थे। और अमेरिका में मुख्य रूप से दो ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान और गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति पाइपलाइन। ठीक है, तापी पाइपलाइन क्या है? तो तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यह चारों देशों के बीच एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसे भारत सक्रिय रूप से भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 110वां। ये करंट अफेयर 2016 का है, जरूरत नहीं है इसको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया था बॉब डिलन को, उनके महान अमेरिकी गीत परंपरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है? तो ये उस समय का प्रश्न है, तो ऑप्शन सी होगा, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने ज्वाइन किया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। तो 2017 में जब यह परीक्षा आयोजित हुई थी उस समय के ये हिस्ट्री यानी करंट अफेयर के अनुसार लिथुआनिया जो है 1 जनवरी 2015 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करके यूरोजोन का 19वां सदस्य बना था। यूरोजोन यूरोपीय संघ के उन देशों का समूह है जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को छोड़कर साझा मुद्रा यूरो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये लगभग 207 किलोमीटर लंबा है, जो ताजमहल से लेकर के इटावा के लायन सफारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या था? तो ये था ऑप्शन बी, 3.5%। मैं इन प्रश्नों को जल्दी हटा रहा हूँ क्योंकि ये सब पुराने करंट अफेयर्स है, इसका कोई महत्व नहीं है आगामी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत तथा अन्य किस देश के मध्य हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो होता है उसको बोलते हैं एकूवेरिन। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच जो होता है वो होता है हरिमऊ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो होता है वो उसको बोलते हैं गरुड़ शक्ति। और एक है समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिनेत्र। 2016 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ने जीता है इस कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लिगो लैब किस राज्य में स्थापित होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी कतर में, ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के मामले में बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम कौन है? यूपी 19.98 करोड़। उसके बाद है महाराष्ट्र, ये है 11.23 करोड़। और बिहार का कितना है? तो ये है 10.41 करोड़। एग्जैक्टली कभी कभी पूछ देता है तो 10,40,99,452, ये याद रखना है। ये देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत ने जीता था, ईरान को हरा करके 38-29 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 का उबेर कप किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है रघुवीर चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस गेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो ये हैं देवेंद्र झरिया। ये भारत के स्टार भाला फेंक हैं, एथलीट हैं। ये पैरालंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। पहला 2004 के एथेंस पैरालंपिक में और दूसरा 2016 के रियो पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था? तो इसका थीम था ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो उमा नोवा मुंडो इसका एक्चुअल थीम था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बनावली से। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थित हड़प्पाकालीन स्थल बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1974 में आर एस बिस्ट ने की थी। यहाँ से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। यहाँ पे जो कालीबंगा दिया है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड मिले हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है लोथल, तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा या बंदरगाह या डॉकयार्ड और हाथी दाँत का पैमाना मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो कलिंग जो उड़ीसा में है कि महान सम्राट खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, जिसे इस वंश के संस्थापक के नाम पर महामेघवान वंश भी कहा जाता है। चूँकि विकल्प ए और बी दोनों ही एक ही राजवंश को इंगित करते हैं, इसलिए हमारा सटीक उत्तर जो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, इससे संबंधित एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र और सबसे प्रमुख स्रोत भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी का बिना तिथि वाला हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह प्राकृत भाषा में है और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। तो चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री सुंग यून 518वीं ईस्वी में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा 515 से 520 ईस्वी के मध्य पूरी की थी। और एक है फाहियान, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 399 से 414 ईस्वी के बीच। और एक है हेनसांग, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 से लेकर के 645 ईस्वी के बीच, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो गुप्त काल के दौरान अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश में विभिन्न प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। जैसे जंगली भूमि जिसे कभी जोता या कृषि कार्य के लिए उपयोग न किया गया उसे अपृहत कहा गया है। क्षेत्र किसको बोलते थे उसमें? तो क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को बोला गया है। फिर एक आता है खील, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है बंजर भूमि को बोलते हैं खील। एक होता है वास्तु, तो निवास करने या घर बनाने योग्य भूमि को बोलते हैं वास्तु। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। तो मैंने एक कोड बताया है पहले वीडियो में, इसके लिए याद रख लीजिए, ओगो नाकू विधर्म। तो उदंतपुरी जो है गोपाल ने बनाया है, नालंदा कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो ये सी से, रक्षा विभाग से संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज सैन्य या रक्षा विभाग को कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल ने की थी, ताकि सेना को चुस्त दुरुस्त रखा जा सके और मंगोल आक्रमणों का सामना किया जा सके। इस विभाग के प्रमुख को आरिज मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन बहमन शाह। ठीक है, तो 1347 में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, जिसने सत्ता संभालने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा था। ठीक है, इसके संबंधित एक और चीज़ याद रखना है कि बाद में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया था, जो अक्सर परीक्षा में मैच मेकिंग में आता है। पहला था बीजापुर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबको। तो पहला भाग था बीजापुर, आदिल शाही इस पे परंपरा वाले लोग शासन करते थे। दूसरा अहमदनगर, तीसरा बरार, चौथा गोलकुंडा और पांचवा बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये देवरा द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो फारस, जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, इसका शासक शाहरुख का जो दूत था अब्दुल रज़ाक 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उस समय विजयनगर के महान संगम वंशीय राजा देवराय द्वितीय, जिन्हें इम्मादी देवराय या गजबेटकर भी कहा जाता था, इन्हीं का शासनकाल था। और अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर को दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक बताया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? तो निकोलो कॉन्टी आया था 1420 ईस्वी में। डोमिंगो पायस और बारबोसा जो थे, ये दोनों कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आए थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर मुगल सम्राट के। तो जसवंत और दशावन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के दो सबसे प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे। अकबर के काल में तैयार पांडुलिपि रज्मनामा, जिसे महाभारत का फारसी अनुवाद है, मुख्य रूप से जसवंत के बनाए गए चित्र इसमें मिलते हैं। और दशावन को अकबर के समय का सबसे अग्रणी व्यंग्य चित्रकार यानी कि रूप चित्र विशेषज्ञ माना जाता था। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसको बोलते हैं? हालांकि चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय हुई और अकबर ने इसके लिए एक अलग विभाग खोला, लेकिन मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग सम्राट जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के समय का जो चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर और था एक अबुल हसन। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये था कब का? जहांगीर का, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, और जसवंत और दशावन थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये 1936 में किया गया था। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे आपसे तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा किया गया बाद में। बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा कब गठित की गई थी? तो ये 1929 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 4 भाइयों ने किया था। कौन कौन से? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1874 ईस्वी में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे।
उन्होंने 1869 में परीक्षा पास की थी, लेकिन उम्र के विवाद के कारण शुरुआत में अयोग्य ठहराया गया। अदालत के आदेश पर वे पुनः शामिल हुए और असम के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बने, लेकिन 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मामूली तकनीकी गलतियों का आरोप लगाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनल कार्टिस को। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी, सर लियोनिल कार्टिस। वैश्विक स्तर पर द्वैत शासन का जनक इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डायरकी में इस प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत प्रतिपादन किया था। इससे संबंधित दो चीज़ें और याद रखने की, प्रांत में द्वैत शासन कब आया था? तो 1919 अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किसके द्वारा आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर उसे केंद्र में लागू किया गया। इससे प्रांत में और इसे केंद्र में द्वैत शासन 1919 और 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से लेकर के 1880 था। इसके दौरान 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार के समय और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने वाले हिंदुओं को राय बहादुर और मुसलमानों को खान बहादुर जैसी उपाधियां और जागीरें देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो राय बहादुर किसके लिए था? राय बहादुर ये था हिंदू के लिए। उसके बाद था एक खान बहादुर था ये मुस्लिम्स के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक है नान्यदेव। तो मिथिला के इतिहास में कर्नाट वंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश की स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की थी। 1097 ईस्वी में की थी। उन्होंने सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल सीमा के जो पास है उसको अपनी राजधानी बनाया था। और नान्यदेव जो है एक महान शासक के साथ साथ संगीत और कला के महान पारखी भी थे। कर्नाट वंश के शासनकाल को ही मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था ऑप्शन सी बख्तियार खलजी। तो बिहार पर सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति तुर्क आक्रांता इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी था। उसने 12वीं शताब्दी के अंत में यानी 1198 से लेकर के 1200 ईस्वी के आसपास बिहार के मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया था। उसने उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह थे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इन्हीं के शासनकाल के दौरान पंजी प्रथा शुरू हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि पंजी प्रथा कर्नाट वंश के किस शासक के दौरान शुरू हुई थी? तो ये मिथिला के ब्राह्मण और कायस्थों में ही सिर्फ शुरू हुई थी। 1324 से 25 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद हरि सिंह देव को अपनी राजधानी छोड़कर नेपाल की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी, जिससे इस वंश का अंत हो गया था। पंजी व्यवस्था का महत्व क्या था? तो यह हिंदुओं में विवाह और वंशावली के रिकॉर्ड रखने की एक अद्भुत और वैज्ञानिक व्यवस्था है जो आज भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंदेश्वर। तो राजनीति रत्नाकर मध्यकालीन मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान और कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव के मंत्री चंडेश्वर ठाकुर द्वारा रचित राज्यशास्त्र और राजनीति पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौली कवि। तो उद्वंत पुस्तक के रचयिता मौली कवि हैं। इस ऐतिहासिक ग्रंथ से बिहार के स्थानीय राजवंशों विशेषकर जगदीशपुर के उज्जैनीय राजपूत राजाओं के इतिहास और उनके संघर्षों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये भूगोल का प्रश्न है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से रेत के टीलों, कंकड़ पत्थरों और शुष्क घास के मैदानों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ पे सोना खनन होता है। कूलगार्डी और कालगुरली पूरी दुनिया में सोने के खान की विशाल खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नाम लिख देता हूँ मैं कूलगार्डी के साथ साथ कौन सी है? एक कालगुरली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? तो ये एक वायु प्रदूषक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कणीय तत्व को अंग्रेजी में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम कहा जाता है। यह हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थों और तरल बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। आकार के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से पीएम 2.5 और पीएम 10 में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीर का क्या नाम है? तो इस घास के मैदान का क्या नाम है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंपास। देखिए, प्रेयरी जो है यह उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इन्हें विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। वेल्ड जो है ये है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स, यहाँ पे डाउन्स नहीं दिया है, एस्टेपिस दिया है। एस्टेपी जो है ये है यूरेशिया का है, यूरोप और एशिया का मध्य भाग। एक आता है डाउन्स, इसको भी याद रखना है, ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, ऑस्ट्रेलिया। और ये है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीर का नाम, घास के मैदान का नाम दक्षिण अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें स्थान और उसके उद्योग से मिलान करना है। तो बेंगलोर, तो बेंगलोर में एविएशन का है, वायुयान का है, ऑप्शन हो गया हमारा 3। बेंगलोर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का मुख्यालय और है और विमान उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। कोरबा जो है ये एल्युमिनियम से संबंधित है, जो कि कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को के प्लांट के कारण एल्युमिनियम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। उसके बाद है जमशेदपुर, तो झारखंड के जमशेदपुर में 1907 में भारत की पहली निजी लौह इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी। उसके बाद है मलाजखंड, तो मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ कंपनी काम करती है, तो ये हो जाएगा इसका 2। तो हमारा क्या बना? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत सागर में। तो मृत सागर की जो औसत लवणता है वो लगभग है 238 प्रति हजार, यानी पार्ट्स पर 1000। अत्यधिक लवणता के कारण इसका घनत्व इतना अधिक है कि इसमें कोई भी मनुष्य आसानी से डूब नहीं सकता, बल्कि तैरता रहता है। ठीक है, यदि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लवणता पूछी जाए तो वह तुर्की की वॉन झील है। वॉन झील, यहाँ की जो लवणता है ये है 330 पर 1000, 330 पर 1000। ठीक है, पूछा क्या है? निम्नलिखित में से, यानी हमें इन्हीं चारों में से बताना है, तो हम ये नहीं टिक कर सकते। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पे संकेंद्रित है? तो ये है दक्षिण भारत में, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो भारत में द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह एक माउंटेन नॉट यानी कि पर्वत ग्रंथि की तरह काम करती है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के मिलान बिंदु पर है। कुछ फैक्ट याद रख लेना है कि डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी ऊंची, इसका क्या है? डोडा बेटा 2637 मीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है मिलान करने के लिए। अनाईमुदी जो है यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुदी पहाड़ी पर। तो ये होगा अन्नामलाई, 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में, ऑप्शन होगा डी। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी भारत में तांबा उद्योग और खनन का सबसे प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक विशाल एकीकृत तांबा संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो भारत की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। यह परियोजना भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को
4 से 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे राजमार्गों से आपस में जोड़ती। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलेडिला में किसका खनन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट में। तो जो हेमेटाइट है ये भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क है। ये मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम गुण का लौह अयस्क है और इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद आता है लिमोराइट और उसके बाद आता है सीडेराइट। तो सीडेराइट सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला लौह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो ये है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, हालांकि उस 2017 में यह एक राज्य था, वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग में। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का पवित्र संगम होता है। इस संगम के बाद ही इस संयुक्त जलधारा को आधिकारिक रूप से गंगा नाम मिलता है। इससे पहले भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकलकर आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है हमारा रुद्रप्रयाग, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पे कर्णप्रयाग नहीं दिया है, लेकिन अगर कर्णप्रयाग दे दे सपोज कर्णप्रयाग, तो यहाँ पे होता है अलकनंदा प्लस पिंडार, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। ठीक है, उसी तरीके से एक आता है विष्णुप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तो बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ये सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। यह पहाड़ी श्रेणी वास्तव में हिमालय के शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। यह बिहार और नेपाल के बीच एक स्वाभाविक सीमा का निर्धारण करती है। इसका एक फैक्ट याद रखना है कि सोमेश्वर किला बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है सोमेश्वर किला का। उसके बाद है कैमूर पठार यहाँ पे दिया है। तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग रोहतास और कैमूर जिलों में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बहने वाली महानदी की एक अत्यंत प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह नवरंगपुर जिले से निकलती है तेल नदी और सोनपुर के पास महानदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में सिंचाई का एक मुख्य स्रोत है। इस नहर को गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर के पास बैराज बनाकर निकाला गया है। इस नहर प्रणाली से मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर शहर को भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है। यह पूरे देश में सिल्क के उत्पादन, कताई और बुनाई का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पे विशेष रूप से तसर जिसे जीआई टैग भी मिला है, तसर सिल्क का उत्पादन होता है। ये भागलपुरी तसर सिल्क को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यहाँ पे जो डालमिया नगर है ये रोहतास जिले का एक ऐतिहासिक स्थान अपने सीमेंट और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोकामा। तो ये जो है BWEL यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार के मोकामा जो कि पटना जिला में स्थित है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम था जो भारतीय रेलवे के लिए मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण और मरम्मत का काम करता था। घाटे और अनुपयोगिता के कारण रेल मंत्रालय ने बाद में इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये जो मधेपुरा है यहाँ पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थापित है जो फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से 12,000 HP के शक्तिशाली इंजन बनाती है। हरनौत, ये नालंदा जिले के हरनौत में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थित है। सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना से संबंधित है ये। और ये जो जमालपुर है यहाँ पे मुंगेर के जमालपुर में एशिया का पहला और सबसे बड़ा रेलवे स्लीपर और क्रेन लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। तो बिहार के प्रादेशिक परिवहन भूगोल के अनुसार पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा शहर को सिवान होते हुए गोपालगंज को आपस में जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिम बिहार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नंबरिंग सिस्टम के तहत अब कई हाईवे के नंबर बदल दिए गए हैं। हालांकि एग्जाम में यही सब पुराने कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये 2017 का है, इसलिए पुराना वाला ही रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दशक 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर दर्ज कराने वाला जिला मधेपुरा था। मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 31.12% रही थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर किशनगंज जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या सूचीबद्ध है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो पहला जो विकल्प दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यह अनुच्छेद 39D के अंतर्गत सूचीबद्ध है। दूसरा है समान नागरिक संहिता यानी UCC, तो ये है अनुच्छेद 44 के तहत सूचीबद्ध है। फिर छोटे परिवार का जो मानदंड है, तो ये DPSP का हिस्सा नहीं है। फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो ये भाग 4 में नहीं बल्कि भाग 17 में अनुच्छेद 350A में दिया गया है, एक विशेष निर्देश है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो संविधान का अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान का प्रावधान है, जब वित्तीय वर्ष के शुरू होने तक बजट पूरी तरह पारित नहीं हो पाता तब संसद सरकार के प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए अग्रिम धन स्वीकृत करती है, ताकि बजट लंबित होने पर भी देश का काम न रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को याद करने और नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष से इसे मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये होगा भारत का महान्यायवादी, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 88 उसे यह विशेष अधिकार देता है कि वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या किसी संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित हो की कार्यवाही में बोल सकता है और इसमें भाग ले सकता है। हालांकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे संसद सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक के मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा संविधान का अनुच्छेद 1901A। तो वर्ष 2004 के ऐतिहासिक भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि अपने घरों या निजी भवनों पर सम्मानपूर्वक और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1901A के तहत प्रत्येक नागरिक की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा और मौलिक अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 19 में, यह केवल नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद कानून के समक्ष समता जो कि अनुच्छेद 14 में है, तो और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो कि अनुच्छेद 21 में है, ये भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रिक याद रख लीजिए
या दिमाग में एक फैक्ट बैठा लीजिए कि 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 अनुच्छेदों को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। बस ये ध्यान रखना है, 15, 16, 19, 29, 30। तो 29, 30 यहाँ पे है, 19 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये तीनों तो हमने काउंट कर लिया। और 15, 16 आपको भी दिमाग में रखना है, 15, 16, 19, 29, 30 4 बार इसको याद रखेंगे हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है स्तर पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय करना और उन पर विचार करना और जिला परिषद के स्तर पर मजबूत पैठ बनाकर उनकी निगरानी या पर्यवेक्षण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के संसद के लिए और 190(4) राज्य विधानमंडल के लिए, ये केंद्र के लिए है और ये राज्य के लिए है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन यानी कि लगभग 2 महीने की अवधि तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय ऐसे किसी भी समय को नहीं जोड़ा जाता है जिसके दौरान सदन का सत्र अवसान हुआ हो या सदन लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। तो ये फैक्ट दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का, संघीय सूची। तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में लगभग बढ़कर ये 100 हो गई हैं। राज्य सूची, तो इसमें 66 प्रविष्टियाँ हैं, घट करके ये वर्तमान में 61 हो गई हैं। और समवर्ती सूची, तो इसमें जो है 47 प्रविष्टियाँ हैं, ये बढ़ करके हो गई हैं 52। बस ये दिमाग में बैठा लेना है और इसका जो आंसर हो जाएगा ACB हो जाएगा, ACB ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार का कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% +1 से पारित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद 368 के तहत किया जाने वाला औपचारिक संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी प्लस पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश में इसको सेकुलर बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है ये ध्यान रखना है, प्लस अखंडता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य क्या है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तो भुगतान संतुलन के घाटे को सुधारने का मतलब है कि देश में विदेशी मुद्रा का आना बढ़े और बाहर जाना कम हो। तो यदि भारत सरकार निर्यात पर अधिक कर लगाती है तो भारतीय सामान विदेशी बाजारों में बहुत महंगे हो जाएंगे। महंगे होने से विदेशों में उनकी मांग घट जाएगी, जिससे भारत का कुल निर्यात कम हो जाएगा और देश में विदेशी मुद्रा की आवक गिर जाएगी। यह कदम BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन स्थिति को और ख़राब करेगा, न कि सुधारेगा, ठीक है। उसके बाद यानी सी तो हमारा ऑप्शन गया, सॉरी डी ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। बाकी का आप देखिए, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ाना। तो आयात प्रतिस्थापन यानी कि देश में ही सामान बनाना,
रुपए का अवमूल्यन यानी जिससे निर्यात सस्ते और आकर्षक होते हैं, और आयातों पर अधिक कर लगाना ताकि बाहर का सामान महंगा हो और लोग कम खरीदें। तो ये तीनों भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू होगा? तो ये राजा चेसलैया समिति। तो भारत में व्यापक कर सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1991 में डॉक्टर राजा चेसलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को मानते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय वर्ष 1994 से 95 के बजट में भारत में पहली बार सेवा कर पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 879 है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसके विपरीत भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो केरल में है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 918। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो वो है गोपालगंज 1021। और सबसे अगर आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो होगा वो होगा दमन एंड दीव का 618। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी VKRB राव। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन वह अनुमान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं था। वर्ष 1931 से 32 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRB राव ने पहली बार पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि और कॉर्पोरेट जैसे दो बड़े हिस्सों में बांट करके यह गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17.64% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वार। तो नगदी फसलें वे फसलें होती है जिन्हें किसान मुख्य रूप से स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचकर तत्काल मुनाफा या नगद कमाने के उद्देश्य से उगाता है, जैसे कि जूट, मूंगफली, गन्ना, कपास, तंबाकू और चाय। यहाँ पे ज्वार जो है यह एक खाद्यान्न फसल है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो ये कब शुरू हुआ था? 1951 से 56 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राय हैरोल्ड और एफसे डोमर के हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन से उपजे खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चीज़ याद रख सकते हैं इसमें, जो दूसरा योजना मॉडल है वो पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति संबंधित है किससे? तो ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो भारत में काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम और कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने एवं एथेनॉल के मिश्रण से देश को आत्मनिर्भर बनाने से है। यहाँ पे जो मत्स्य उत्पादन है ये नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति। यहाँ पे जो कोयला उत्पादन दिया है तो कोयला क्रांति का हिस्सा नहीं था, यह सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। सरसों या तिलहन उत्पादन जो है यह पीली क्रांति से संबंधित है, तिलहन या सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो देखिए भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी वो 1854 में मुंबई में कावासाकी डाबर द्वारा पहली सफल मिल की स्थापना से हुई थी। तो मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो यह ध्यान रखना है ये 2017 के हिसाब से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत यह विशेष वित्तीय व्यवस्था दी गई है।
इसका अनुसार संघ सूची में शामिल कुछ विषयों जैसे स्टाम्प शुल्क और औषधीय व प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन इन्हें वसूलने और अपने पास रखने का पूरा कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय क्या है? व्हाट इज बैंक रेट? तो केंद्रीय बैंक द्वारा यानी RBI द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बैंक दर वह आधिकारिक ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण या कर्ज प्रदान करता है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंक किसी प्रतिभूति को गिरवी रखे बिना सीधे केंद्रीय बैंक से दीर्घकाल के लिए फंड उधार लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एक रेपो दर आता है, तो रेपो दर जो है अल्पकालिक कर्ज के लिए होता है और इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना अनिवार्य होता है। दीर्घकालिक कर्ज के लिए होती है बैंक दर और इसमें कोई प्रतिभूति गिरवी रखनी नहीं होती है, कोई कोलैटरल नहीं रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो किस क्षेत्र ने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवहन क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। तो बिहार में स्फूर का जो पूर्ण रूप है ये है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, यानी शहरी सुधारों के लिए सहायता कार्यक्रम। यह परियोजना बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा UK सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग सहयोग से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और कर प्रशासन में सुधार करना और शहरी गरीबी को कम करना था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2015-16 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई थी वो थी 4595 किलोमीटर और कुछ महीनों बाद लगभग ये बढ़ करके हो गई थी 4707 किलोमीटर, जो कि दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ई मार देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग क्या है? तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोग है वो है 203 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो बिहार सरकार की जीविका योजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। तो यह ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन से संबंधित है। महिलाओं को बैंक से लोन दिलाकर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है और सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी उन्मूलन से भी संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।